आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी हुई है पहले से, और काइनेटिक्स भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ में इसका क्या रिलेशन है, इन्हीं सब चीजों को हम इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मेटल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो मेटल और लिगेंड इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो उसे हम बोलेंगे मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे आपने देखा कि मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो है MLN, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है, मेटल और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अब कंपाउंड जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल है टाइम के साथ में, उसको हम अगर देखें तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को लंबे समय तक अगर स्टोर करके रख सकते हैं तो वो कंपाउंड जो है वो क्या है, स्टेबल है, लेकिन सुटेबल कंडीशंस। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया, जैसे हमने NaCl ले लिया। अब ये स्टेबल कंपाउंड है, NaCl ही रहेगा, अभी भी NaCl है, और आज से 10 साल 20 साल बाद भी देखोगे तभी भी ये क्या होगा, NaCl होगा। लेकिन ये तब तक ही अपनी फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी ये कंपाउंड, जब तक कि हमने इसकी कंडीशन चेंज नहीं की। अब मान लो कि मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दूं, मैंने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, और जैसे ही मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो Na+ और Cl- ये क्या होने लग जाएंगे, डिसोशिएट होने लग जाएंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रेटेड सोडियम आयन और हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है, मान लिया, ठीक है ना, ज्यादातर समय स्टेबल रहता है, लेकिन अगर हम उसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी खो देता है, ठीक है। जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर स्टेबिलिटी को बताना चाहें तो क्या बताएंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसको हम उसके जो रिलेटिव टेंडेंसी है उसकी, या तो फॉर्मेशन करने की या डिसोसिएशन करने की, उससे हम उसे इजीली मेजर कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा किसी भी चीज को फॉर्म कर रहा है, या फिर उसका डिसोसिएशन किस तरह से हो रहा है, उसको हम उस तरह से बता सकते हैं, किसको, स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है स्टेबिलिटी, इसको हम इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? कि भाई हम किसी भी कंपाउंड के लिए ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, क्योंकि कंडीशन जो है वो यहाँ पर बहुत वेरी करती है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो है या कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि स्टेबल हो, लेकिन अगर हम उसका रीजन चेंज कर दें या किसी दूसरे रीजन में उसको मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, वहां से डिसोशिएट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस टर्म को, ठीक है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास में XYZ कोई भी कंपाउंड है और हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कर दी या हमने लाइट प्रोवाइड कर दी, तो ये लाइट या हीट के इम्पैक्ट से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी इसकी लूज हो गई और ये A जो है वो B में कन्वर्ट हो गया, किसकी हेल्प से, या तो सनलाइट की हेल्प से या जो थर्मल एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की है उसकी वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको अगर हम यहाँ पर लें तो थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर वो होगी तो वो किस रेट से होगी, किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, ये वाली जो चीज अगर हम देखेंगे तो वो हम
थर्मोडायनेमिक्स से नहीं देख सकते, बल्कि उसे हमें किससे देखना पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स से या काइनेटिक्स से देखना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और स्टेबिलिटी को लेकर के हम इन दोनों टर्म्स को मिक्सअप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है, ठीक है, थियोरेटिकली हमने निकाला थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि वो जो रिएक्शन है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर हम उस पर थर्मोडायनेमिक्स लगा दें और उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखें तो हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिकली वो जो प्रोसेस है वो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है, हजारों साल लग रहे हैं, या मान लो कि 2 साल 5 साल वीक्स, तो थर्मोडायनेमिकली तो वो हो रहा है, लेकिन वो इतना स्लो प्रोसेस है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रही, या वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या एक चीज या किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि थर्मोडायनेमिकली अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिकली भी पॉसिबल हो। और थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड अनस्टेबल है, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कर कैसे रहा है, बहुत स्लो रेट से कर रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड से कर रहा है, और जब उसकी बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड होगी तो प्रैक्टिकली हम क्या बोलेंगे कि वो रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब काइनेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट थर्मोडायनेमिकली क्या है, वो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है लेकिन काइनेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के अगर हम यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन के अंदर और देखें कि वो उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करें, तो हमारे सामने यहाँ पे दो तरह की स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, या दो तरह की टर्म आती है। एक जो टर्म आती है उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। और दूसरी जो चीज आती है वो हमारे पास वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी, और ये भी स्टेबिलिटी कि वो जो कंपाउंड है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन करेगा, और काइनेटिकली अगर स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो हम इन दो टर्म्स से उस कॉम्प्लेक्स की सॉल्यूशन के अंदर जो फॉर्मेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं या उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वो कुछ जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और काइनेटिक स्टेबिलिटी, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो देखो, ये किसी भी कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है या फॉर्मेशन होती है उसका एक्सटेंट को मेजर करने के लिए काम आती है कि वो कितना ज्यादा फॉर्मेशन कर रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे मान लो कि वो ए है और ए से उसने क्या बना लिया, बी बना लिया। ठीक है ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो सब्सटीट्यूशन के बेसिस पर हो सकता है, वो एडिशन के बेसिस पर हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, तो या फिर वो फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर्मेशन इन द सेंस, जैसे अभी मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिल जाएं और मिलकर के क्या बना लें, एक सी बना लें। ठीक है ना, तो ये कितना ज्यादा फॉर्म करेगा किसी भी उस कंपाउंड को, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ सुटेबल कंडीशंस में किस तरह से होगा, कब तक की, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं कर ले। क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रेट से, सेम स्पीड से आपस में एक दूसरे में चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है ना, फिर वहां पर जो होना था वो हो चुका, क्योंकि अब तो सिर्फ क्या है, सेम रेट से यहाँ पर वो एक दूसरे में बदल रहे हैं। ठीक है ना, सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, ये किसी भी कंपाउंड की या किसी भी स्पीसीज की जो फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सटेंट है, उसकी जो मात्रा है, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। कब, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है ना, और इस तरह की जो स्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा,
इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है या इसके जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है ना, उससे हम इसको इजीली और अच्छे से समझ सकते हैं या बता सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन ज्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन अगर ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो अगर कैसा हो, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा हो, तो वो स्टेबल रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या जो बॉन्ड एनर्जी है मेटल और लिगेंड के बीच में, इसके साथ में हम डील करते हैं कब, जब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। मान लो कि हम इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए कि हमने कोई मेटल ले लिया यहाँ, जैसे Ag+ हमने ले लिया, और अब हम क्या करेंगे, एक लिगेंड के साथ में उसको ट्रीट कराते हैं और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाते हैं। तो हुआ क्या, Ag का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिगेंड लगा दिए, ठीक है ना। और ये हम यहाँ पर लिख देते हैं एक कॉम्प्लेक्स, और इसका नाम जो है कोई बता सकता है, डाइसाइनो अर्जेंटेट, 2 साइनो है ना, और ये अर्जेंटेट, तो ये इसका नाम। तो ये कंपाउंड हम यहाँ पे डाइसाइनो अर्जेंटेट जो है वो बना रहे हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमारे पास में क्या है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक हमारे पास में सिल्वर है और एक हमारे पास साइनाइड, और ये 2 हैं इसलिए ये स्क्वायर में चला जाएगा। तो ये इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर इसकी वैल्यू को अगर मेजर करें सभी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को लगा करके, तो ये 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 83 आता है, ठीक है ना। और इसी तरह की अगर हम एक रिएक्शन करें, हम यहाँ पे जो हमने जो लिगेंड लिया था वो लिगेंड ये ना लेकर के हम क्या करें, यहाँ पर एमीन जो है वो लिगेंड के तौर पर अगर हम काम में लें तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब क्योंकि ये न्यूट्रल होता है इसलिए जो भी Ag के पास में चार्ज था वही चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो डाई अमीनो सिल्वर 1, ठीक है ना। यहाँ अर्जेंटेट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इसका अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालें बीटा, तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, ये हमारे पास में आया है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, दो थे इसलिए वो स्क्वायर में चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो बीटा की वैल्यू आएगी, अगर हम इसकी बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी बीटा की वैल्यू आती है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ रही। तो अब देखो यहाँ पे कि जब हमने साइनो ग्रुप लिया उस समय हमारे पास में बीटा की वैल्यू ये थी, जब हमने एमीन ग्रुप लिया या लिगेंड लिया तो हमारे पास में बीटा की वैल्यू ये थी, ठीक है। बीटा मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये बताता है कि जितनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी होगी या वैल्यू होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 10 की पावर 18 है, जबकि यहाँ पर क्या है 10 की पावर 7। तो ये जो वैल्यू है जो हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए जो डाइसाइनो अर्जेंटेट 1 के लिए जो निकाली है वो वैल्यू ज्यादा है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इस कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आई।
तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, आप यहाँ बता सकते हो कि जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे मान लो कि दूसरे किसी एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कॉपर 2+ ले लिया, ठीक है, और इसको हमने साइनो ग्रुप के साथ में ट्रीट कराया, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और कंपाउंड बनेगा हमारे पास में ये टेट्रासाइनो क्यूप्रेट। ये टेट्रासाइनो क्यूप्रेट हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू इसके लिए अगर आपने निकाली तो वो आई 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 27। अगर हमने यही कॉपर 2+ जो है एमीन के साथ में करवाया होता तो भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता और हमारे पास में यहाँ पे टेट्रा एमीन कॉपर 2 और इस कॉम्प्लेक्स आयन बनता और इसकी जो बीटा की वैल्यू होती वो बीटा की वैल्यू होती 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11। तो देखो इससे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 27, जबकि यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है वो है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11। तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड हमें मिलता है। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कई बार हम ना इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी माप लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक इन्हीं में से एक कंपाउंड ले लिया, जैसे ये हमने ले लिया ये अभी हमने कंपाउंड लिया था, ठीक है ना, डायमीन सिल्वर 1। अब इसको हमने क्या किया, डिसोशिएट किया। तो डिसोशिएट किया तो ये वापस अपने आयंस में जो है ब्रेक हो गया इस तरह से। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, डिसोशिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, जब ये बन रहा होता है ये और ये मिल करके जब इस तरह के रिवर्स रिएक्शन हो रही है उस समय फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिसोशिएशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसोशिएशन कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो डिसोशिएशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें के की, तो हम बोल देते हैं कि 1/बीटा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। और के की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी माइनस में आएगी, स्मॉलर वैल्यू अगर इस इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की होगी, उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। जैसे इस वाले कंपाउंड के लिए अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के की वैल्यू आती है हमारे पास में 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8। और अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड की बात कर लें जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था, है ना, और इसको डिसोशिएट अगर हमने करवाया तो ये कॉपर 2+ आयन और 4 एमी अमोनिया जो है उसमें डिसोशिएट हो जाएगा। और यहाँ जो इसकी के की वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू है, मान लो, मतलब मान लो क्या लो, वो आती है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12। तो ज्यादा कौन सी है, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -8 है। तो ये जो -12 वाली वैल्यू है ये क्या है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर। और अगर ये स्मॉलर है तो ये जो हमारे पास में टेट्रा एमीन कॉपर 2 जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा बजाय इस डायमीन सिल्वर 1 के। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉरी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल करके देख रहे हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो वो कंपाउंड इजीली रिएक्शन कर लेगा। तो दूसरी जो हमारे पास में स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी थी दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, ये हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर,
उसमें स्पीड जो है उसको बताता है या रेफर करता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई या कोई आइसोमेरिज्म रिएक्शन हुई या कोई रेसिमाइजेशन हुआ या कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ या प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, तो वहां पर उसकी स्पीड क्या रही, उस रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है अलग बात है, लेकिन अगर हो रही है तो किस स्पीड से हो रही है, उस चीज को बताने के लिए यहाँ पे हम काइनेटिक स्टेबिलिटी को यूज करते हैं। और यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटी के सेंस में अगर हम देखें तो किसी भी कंपाउंड को स्टेबल और अनस्टेबल नहीं लेते, यहाँ पर हम कंपाउंड को स्टेबल या अनस्टेबल नहीं बोलते, जबकि थर्मोडायनेमिक कंडीशन जो हमारे पास में थी वहां पर हम कंपाउंड को बोलते थे स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट से उसकी एक्सटेंट निकालते थे या उसकी मात्रा निकालते थे कि वो कितना ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी में इस टर्म को हम यूज नहीं करते, बल्कि यहाँ पर दो नई टर्म्स हम यूज करते हैं, क्या, इनर्ट और एक लेबाइल। ठीक है ना, इनर्ट या लेबाइल। तो ये दो टर्म जो हैं उनको हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा, मान लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो कोई भी लिगेंड, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह का था और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ए के साथ में ट्रीट कराता हूँ और इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है और यहाँ पर m जो है वो n-2 हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ A2 आ जाता है और ये L2 निकल जाता है। अब यहाँ हुआ क्या कि जो L हमने लिए थे लिगेंड्स n क्वांटिटी में, उसमें से दो जो L हैं वो निकल गए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी इसको मैं दोबारा, एक मिनट, ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसके साथ में A के साथ में इसको ट्रीट कराया, तो जो लिगेंड हमने लिया था n क्वांटिटी में, उसमें से दो लिगेंड्स वो रिप्लेस हो गए और दो जो A हैं वो यहाँ पर आ गए और दो L यहाँ पर निकल गए। ठीक बात। तो इस तरह से अगर हम देखें और यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करें कि लेबाइल और इनर्ट क्या होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लिगेंड्स बहुत जल्दी से रिप्लेस हो जाते हैं। अब देखो बहुत जल्दी से रिप्लेस हो गए, फास्ट, ये हम यहाँ पर बोलते हैं कि साहब ये फास्ट रिएक्शन हो रही है, बहुत जल्दी से रिप्लेस, क्योंकि हम यहाँ पे काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं, स्पीड। तो ये बहुत फास्ट तरीके से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से दो लिगेंड, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, या हो सकता है कि सारे के सारे हो जाएं। तो वो सारे के सारे लिगेंड्स यहाँ से रिप्लेस हो गए और हमें इस तरह का कंपाउंड मिल गया। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे लेबाइल। लेकिन मान लो कि हमने यहाँ पर इसके साथ में रिएक्शन कराई और ये बहुत जल्दी से रिप्लेस नहीं हुए या स्लो हुए, बहुत ही स्लो, ठीक है ना, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जब वो स्लो होती है तब हम उसे बोलेंगे कि इनर्ट है। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में आप अनस्टेबल और अनस्टेबल को ना यूज करके इनर्ट और लेबाइल को करते हो। लेबाइल वो होता है जहां पर जो लिगेंड है वो आसानी से रिप्लेस हो जाए, इनर्ट वो है जहां पर वो आसानी से रिप्लेस नहीं हो। अब देखो यहाँ पे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो या लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हो, इनकी जो रेट है कि वो स्पीड उनकी किस तरह की है, वो फास्ट है या स्लो है, जो रिप्लेसमेंट स्पीड है लिगेंड के रिप्लेस होने की, उसको बताने के लिए टॉबे ने इसको क्लासिफाई करके बताया। क्योंकि हमने यहाँ पर लिख तो दिया कि साहब वो मतलब फास्ट है या स्लो है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कितना फास्ट, किसको हम फास्ट बोलेंगे, किसको हम स्लो बोलेंगे। स्लो का मतलब क्या, कुछ हफ्ते लगने चाहिए, कुछ घंटे लगने चाहिए, फास्ट का मतलब क्या होता है। तो उसको टॉबे ने क्लासिफाई किया और वहां पे बताया इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है या जो इन दोनों में भेद है वो बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन
कब फास्ट मानी जाएगी? वो तब फास्ट मानी जाएगी जब वो लेस देन 1 मिनट अगर वो रिएक्शन 1 मिनट के कम समय में हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि सब वो रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन। और अगर उसको हम स्लो कब बोलेंगे? वो स्लो तब बोलेंगे जब वो 1 मिनट से ज्यादा का समय लेती है पूरा होने में या इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है यहाँ पर, ये जो इक्विलिब्रियम हमने एस्टेब्लिश किया है वो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर वो 1 मिनट में आ जाती है या 1 मिनट से कम समय में आती है या ज्यादा समय में आती है, उस हिसाब से हम उसको स्लो और फास्ट बता सकते हैं कि अगर वो इक्विलिब्रियम 1 मिनट से कम समय में होता है तो वो फास्ट, और अगर वो इक्विलिब्रियम 1 मिनट से ज्यादा समय में स्टेब्लिश होता है तो वो रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन होगी। अच्छा, यहाँ पर और ऐसा अकेला ये नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पर टाइम देख लिया, हमें यहाँ पर कुछ और कंडीशन को भी बताना पड़ेगा। क्या कंडीशन बतानी पड़ेगी? जैसे आप टेम्परेचर कितना था, क्योंकि टेम्परेचर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक उस कंडीशन में ले लिया 100 डिग्री और एक कंडीशन में ले लिया हमने यहाँ मान लीजिए कि -10 डिग्री, तो -10 डिग्री पर निश्चित रूप से वो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम टाइम जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि साहब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया हो, और जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का वो ले लिया तो वहां पर उतने मॉलिक्यूल ही नहीं है जो फास्ट तरीके से रिएक्शन कर पाए, तो मॉलिक्यूल्स भी पास पास होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल उसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए उन्होंने कहा कि सब 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इन कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन को अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर वो लेस देन 1 मिनट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो टॉबे ने कहा उसकी वो फास्ट रिएक्शन हो। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0.1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन में 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है एस्टेब्लिश होने में इक्विलिब्रियम को, तो उस रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हो गई और जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने की है वो ये है कि कभी भी आप इन टर्म्स को, ये जो टर्म है आपकी स्टेबल और इनर्ट, अनस्टेबल और लेबाइल, इनको एक जैसा मत कहिएगा। आप ये मत कहिएगा कि इनर्ट का मतलब है कि सब वो स्टेबल है ना। यहाँ पर इनर्ट जब आता है तो वो हम देख रहे हैं कि वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। लेबाइल आता है तो हम देख रहे हैं फास्ट या स्लो हो रही है। लेकिन अगर हम स्टेबल और अनस्टेबल बोलते हैं तो वहां पर हमारा मतलब होता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली दोनों आप लोगों को स्टेबिलिटीज समझ में आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लो कि आपके पास में यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखूं तो आप लोग उसका नाम देने की कोशिश किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि वो कंपाउंड का नाम आप दे सकते हो या नहीं दे सकते। आपने वो जो चीज है पढ़ी थी जब नोमेनक्लेचर, वो अभी भी आप लोगों को याद है या नहीं याद? ठीक है, सो मान लो कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन करता हूं कि ये मैंने टेट्रासाइनो और जो मर्क्यूरेट है वो हमने ले लिया। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने साइनो ग्रुप के साथ। लेकिन ये साइनो ग्रुप जो है वो आम साइनो ग्रुप नहीं है, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन है। ठीक है ना, कार्बन 14 वाला है, और ये हमारा जो नॉर्मल है वो कार्बन। अगर हम इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो होगा क्या कि जो साइनो ग्रुप है, ये वाला जो साइनो ग्रुप है जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 रखता है, ये रिप्लेस कर देगा इस नॉर्मल वाले साइनो ग्रुप को। ठीक है, और ये खुद यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इस तरह से। अब नॉर्मली देखने में ये रिएक्शन सेम लग रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि साइनो ग्रुप जो है वो यहाँ पर चेंज हो गए, तो साइनो ग्रुप अब हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव वाला है। ठीक है, कार्बन 14। तो ये रिएक्शन जो है वो बड़ी फास्ट होती है।
ठीक है ना। तो अगर इस कंपाउंड को हम बोले कि साहब ये ना वैसे कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है थर्मोडायनेमिकली, लेकिन कब तक? जब तक कि हमने इसको एक सही सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट नहीं कराया। लेकिन अगर मैंने इसको रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, ये कार्बन 14 वाले CN के साथ में करवा दी, तो ये जो कंपाउंड जो स्टेबल दिखा रहा था ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये बहुत ही फास्ट हो रहा है रिएक्शन। तो इस कंपाउंड के साथ में तो ये अनस्टेबल है, लेकिन दूसरे और कंपाउंड्स के साथ में ये स्टेबल होता है। यहाँ पर अगर आप इसकी बीटा की वैल्यू देखोगे ना तो 10 की पावर 42 है। सोचो कितना स्टेबल होगा। लेकिन जब आपने इसके साथ में रिएक्शन करवा दी तो ये 30 सेकंड से भी कम समय के अंदर ये रिएक्शन कर लेता है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में और अच्छे से आ रहा होगा। और अगर हम मान को किसी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड जो था हमारे पास में, ये तो क्या था? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। लेकिन एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड आयन को देखें। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं, ये हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, इस कंपाउंड को लो तो ये क्या है? ये अनस्टेबल कंपाउंड है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली। ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड है कब तक? सोचो ये हफ्तों तक ऐसा ही रह सकता है, हफ्तों तक। ठीक है। लेकिन अगर हमने एसिड के मीडियम में इसको रखा, अगर हमने यहाँ पर एसिड के साथ में इसको ले लिया या एसिडिक मीडियम में इसको रखा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल। ठीक है ना। मेरी बात समझ आई कि अनस्टेबल है कब? जब हमने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। लेकिन अगर हमने इसकी एसिडिक सॉल्यूशन से इसको बेसिक सॉल्यूशन में या इसकी एसिडिक सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स से आप समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि वो जो कंपाउंड है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अगर है तो काइनेटिकली भी स्टेबल होगा, नहीं। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है किस चीज पर? वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। अगर किसी चीज की हम स्टेबिलिटी की बात करें कि वो कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, या उसकी लेबाइलिटी की बात करें कि लेबाइल है या नहीं है, तो यहाँ दो चीजों को कंसिडर करते हैं जिससे आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं उसकी जो रिएक्शन एनर्जी है उसके बारे में, जो रिएक्शन एनर्जी है उसके बारे में। और अगर हम लेबलिटी की बात करते हैं तो लेबलिटी की बात में यह है कि हम बात कर रहे हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये कि अगर आप किसी कंपाउंड को बोलते हो कि साहब वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो हम वहां पर उसकी रिएक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि ए को हमने यहाँ पे ए बी है और इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये ए और बी दोनों में टूट गया, तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी? और ये अगर या ए और बी ने मिलकर के ए बी बनाया, ये रिवर्स रिएक्शन अगर हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कितना हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी निकलेगी। ठीक है। तो जो रिएक्शन की एनर्जी है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन लेवलिटी की अगर हम बात करें या काइनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम जो डिस्कस करते हैं, हमारा जो मतलब होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे दोगे? एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से बताओगे कि ये हमारे पास में एनर्जी है, ये हमारा टाइम है, और ये हमने एक रिएक्टेंट लिया और ये रिएक्टेंट कुछ इस तरह से, ये रिएक्टेंट और ये इस तरह से प्रोडक्ट में बदल गया। तो देखो इसकी एनर्जी तो इतनी थी, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब इसकी एनर्जी इतनी थी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? इसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी एनर्जी देखो लगातार लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और एक पर्टिकुलर समय पर आकर के वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो गैप है,
ये वाला, इसको ही हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इसको, इस एनर्जी को नहीं दें तो ये कभी भी यहाँ इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी बैरियर है या ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ ये जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जितना ज्यादा समय लगेगा इसको ये एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने में, वही उतना ही कंपाउंड क्या है, उसकी लायबिलिटी को बताएगा, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब उसके रिएक्शन कराते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी अटेन कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि साहब वो लेबाइल है। और अगर वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी से नहीं ले पाते या 1 मिनट से ज्यादा के समय में लेते हैं तो हम उस कंपाउंड को क्या बोल देते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड इनर्ट कंपाउंड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो आप रिएक्शन एनर्जी की बात करते हो, जब आप लायबिलिटी की बात करते हो तो आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हो। और दोनों ही टर्म्स यहाँ पर आपको आसानी से, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि आप दोनों ही टर्म्स को समझ जाओ, ठीक है। कि जब भी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा या उसका डिसोसिएशन होगा तो वो क्या है, उस रिएक्शन की एनर्जी है, रिएक्शन एनर्जी। और लेबाइलिटी, ये कितना जल्दी इस चीज को अटेन करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसको कितना जल्दी अटेन करेगा, कितना जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे, ठीक है। और वो बताएंगे कि वो लेबाइल है या नहीं है। तो आप ऐसा बता सकते हो कि अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो, तो कंपाउंड क्या होगा, उसकी लेबालिटी बहुत कम होगी, मतलब कि वो कंपाउंड क्या होगा, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और ऐसे हम बोलेंगे क्या, कि वो सब इनर्ट है। लेकिन अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई, ये छोटा सा ही हुआ, ठीक है ना, इस तरह से ही हुआ, तो ये आसानी से अटेन हो जाएगा इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी, और बहुत फास्ट तरीके से ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझ में आई आप लोगों के, कि स्टेबिलिटी और लेबाइलिटी मतलब थर्मोडायनेमिक्स रूप से, या हम इसको जो काइनेटिक रूप से, दोनों ही रूप से जो देख रहे हैं, उसमें क्या चीजों को हम कंसिडर करते हैं। अब मान लो हम यहाँ पर एक और हम बात करेंगे, इससे पहले कि हम ये देखें कि इनको कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये क्या होता है। देखो, जब मेटल और लिगेंड मिलते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, और ये अगर ये n क्वांटिटी में है तो आप यहाँ पे बता दोगे कि साहब ये n क्वांटिटी जो L की आपने यहाँ पे लिगेंड की दी है उसके साथ में ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। तो देखो, एक साथ ही जब रिएक्शन इसकी चाहे हम बता दें तो एक साथ ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसे होगा, धीरे धीरे ऐसे होगा कि पहले एक जो मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, वो एक लिगेंड के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और Ml बनाएगा। फिर जो Ml बना है वो दूसरे लिगेंड के साथ में रिएक्ट करेगा और Ml2 बनाएगा। ऐसे ही फिर Ml2 जो है वो L के साथ में रिएक्ट करेगा और Ml3 बनाएगा। और ये प्रोसेस लगातार जो है वो चलता रहता है, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, है ना। इसको लगातार आप चलाते रहोगे कब तक, जब तक कि जो भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इस मेटल का वो जब तक नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बता सकते हो, ये L और ये आपका ये बन, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे हुई हैं इन सब के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगी आपकी बीटा 1, और ये बीटा 1 किसके बराबर होगी, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, M और L, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास में है बीटा 2, ये क्या होगा, ये Ml
ML2 और Ml की कॉन्सेंट्रेशन और L की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही जो हमारे पास में तीसरी इक्वेशन है वो है हो जाएगी आपकी β3। ये क्या हो जाएगी ML3 और ML2 और L। इस तरह से हम जो है इसको भी आगे चलाते जाएंगे और यहाँ पे जो बीटा एन है वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी जो किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी इस MLN की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और MLN-1 की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और L की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कई सारी स्टेप वाइज प्रोसेस से ये रिएक्शन हुई और जो मेटल है उसने जितने भी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर थी उतने लिगेंड के साथ में रिएक्ट करके और इस रिएक्शन को दिया और जो हमारा फाइनल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया। ठीक है, अब ये जो जेरम ने 1941 में ये चीज बताई क्या कि ये इस तरह से रिएक्शन नहीं करता कि जो मेटल है उसने लिगेंड्स के साथ में और एक ही स्टेप में सारे के सारे लिगेंड उस मेटल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उसने MLN बना दिया या कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया, बल्कि वो स्टेप वाइज धीरे 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 करता है। ये अभी बहुत फास्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये 3-4 सेकंड में अटेन हो जाए, ये बन जाए ये पूरा का पूरा, लेकिन उन 3-4 सेकंड में भी वो स्टेप वाइज फॉर्म में जो मेटल है वो लिगेंड के साथ में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, क्लियर। सो अगर हम इसके लिए देखें, ये जो हमने ये लिया है, ठीक है, जो हम पहले देखते थे, अब इसके लिए अगर हम वैल्यू देखें बीटा की तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। और ये आप इस तरह से, तो मतलब कि बीटा और ये हमारे पास में जो β1 β2 β3 β4 β5 और सो ऑन आगे जा रहे हैं, जो स्टेप वाइज प्रोसेस से हमने यहाँ पर मेटल लिगेंड के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये तो है हमारे पास में ओवरऑल स्टेबिलिटी और ये है हमारे पास में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, क्या कि ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो आपके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इन सब के प्रोडक्ट के बराबर होती है या उनके गुणनफल के बराबर होती है। इस तरह से आगे चलते जाएंगे और आप देंगे आपके BN इस तरह से। ठीक है, और अगर हम इनकी ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इनका ऑर्डर अगर हम देखें कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, तो वो आप यहाँ पर देखोगे कि जो β1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट β1 ज्यादा होता है, β2 जो है वो उससे कम, β3 β4 और इस तरह से ये हमारे पास चलता रहता है। ठीक है ना, βN-1 और फिर ये βN। ठीक है, एक रिलेशन ये होता है। तो अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी को देखें तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी के बराबर होता है, और अगर इनमें हम कंपेयर करने की कोशिश करें या एक ऑर्डर निकालें तो आप देखोगे कि β1 की वैल्यू सबसे ज्यादा और जो βN-1 जो है उसकी वैल्यू कम होती है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से फटाफट से मैं आपको बताऊं कि मान लो कि यहाँ पे आपने एग्जांपल ले लिया कैडमियम, ठीक है, और इसके साथ में आपने एक साइनो ग्रुप के साथ में इसको ट्रीट कराया, तो इसने क्या बनाया, इसने इस साइनो ग्रुप के साथ में इस तरह से ट्रीट कर लिया। ठीक है, एक CN आया इसलिए एक प्लस का चार्ज रह गया। अब ये जो है ये एक और CN माइनस के साथ में करेगा। अब ये है β1, ठीक है, ये है β2, ये क्या बनाएगा, ये CD CN2, इस तरह से इसको और हम यहाँ पर CN के साथ में ट्रीट कराएं, ये CD CN3 और माइनस, ऐसे ही ये β3 हो गया,
ऐसे ही आपका ये लगातार चलता रहेगा। इसको अगर हम और ले लें तो ये मान लो कि बीटा 4 हो जाएगा, एक और सी एन के साथ में इसको कराया तो ये आपका टेट्रासाइनो